सर 2018 के अंदर मेरी वाइफ को ब्लड कैंसर हुआ था। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब ये बीमारी होती क्यों है, आखिर इसका पता चले। जबकि मेरे साथ हुआ तो मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ किसी और के साथ ये घटना हो। ज़मीन कम है लेकिन मेरे इरादे बड़े, क्योंकि मेरे पास तो कम है लेकिन और किसान के पास बहुत ज़्यादा है। तो मैं उनको मोटिवेट करता हूँ, उनको सिखाता हूँ, तो एक तरह से वो भी मेरी ही है। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम अन्नदाता गौरव सम्मान। कहते हैं कि आपदा में ही अवसर छिपा होता है, लेकिन टोंक के एक किसान के लिए एक निजी त्रासदी एक सामाजिक क्रांति बन गई। जब उन्होंने अपनी पत्नी को कैंसर में खोया तो उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उस जहर के खिलाफ जंग छेड़ दी जो चुपके से हमारी थालियों तक पहुंच रहा है। जनवरी माह में अन्नदाता गौरव सम्मान से सम्मानित बाबूलाल सैनी की ये कहानी सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। ये दृढ़ संकल्प, निरंतर प्रयास और बदलाव की सोच की कहानी है। राजस्थान का टोंक जिला, यहाँ की मिट्टी सख्त है और यहाँ के किसानों का इरादा उससे भी मजबूत। लेकिन बाबूलाल सैनी के लिए जीवन तब ठहर गया जब उनकी जीवन संगिनी कैंसर की भेंट चढ़ गई। अस्पताल के गलियारों में भटकते हुए बाबूलाल के मन में एक ही सवाल कौंध रहा था, आखिर ये बीमारी घर घर कैसे पहुंच रही है। जवाब मिला थाली के जहर में, यानी वो कीटनाशक जो पैदावार बढ़ाने के नाम पर मिट्टी में घोले जा रहे हैं। बाबूलाल जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपके दिमाग में जैविक खेती करने का विचार कब आया और क्यों आया? सर 2018 के अंदर मेरी वाइफ को ब्लड कैंसर हुआ था। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब ये बीमारी होती क्यों है, आखिर इसका पता चले। जबकि मेरे साथ हुआ तो मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ किसी और के साथ ये घटना हो। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जो अपनी खान पान या अपनी सब्जियां हैं, गेहूं हैं, उसमें जो अपन जहर यूज करते हैं, रसायन यूज करते हैं हानिकारक, जो कि बहुत बेकार होता है, उसका यूज करने से ये बीमारी धीरे धीरे घर लेती है। तो उसी दिन मैंने ठान लिया था कि अपने खेतों में ये जहर नहीं डालूंगा और साथ में जो मेरे किसान भाई हैं उनको भी प्रेरित करूंगा कि ये जहर मुक्त खेती करें और अपने परिवार को बचाएं, अपने देश को बचाएं इस हानिकारक बीमारियों से। इस बीमारी के अंदर आपको पता होगा बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इस कारण मैं नहीं चाहता कि फार्मर इससे जूझे, आम आदमी से जूझे, इसलिए मैंने ठाना था ये। बाबूलाल ने रसायनों को त्याग दिया, लेकिन चुनौती बड़ी थी। कीटों से फसल कैसे बचे, यहीं से शुरू हुआ उनके देसी लैब का सफर। बाबूलाल जी, ये जो येलो कार्ड है और ये जो ब्लू कार्ड है, ये किस वजह से लगाए गए हैं और इनका क्या उपयोग है? सर, कीटों को पीला और नीला कलर अपनी ओर आकर्षित करता है। ये मैंने जब ना कार्डबोर्ड आता है उससे मैंने ये बनाया है। ये बना के मैंने इस पे पीला रंग किया है, नीला रंग किया है और मैंने इस पे ग्रीस लगाया है। तो आप देख सकते हो इसमें जो कीट होते हैं आके इस पे चिपक जाते हैं और मर जाते हैं और अपनी फसल है, मेरी फसल है, वो सुरक्षित रहती है। मैं और इसमें किसी कीटनाशक का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये इसमें शायद खर्चा भी ज़्यादा नहीं आता, नाम आता खर्चा होता है। इसमें बनाने में लगभग 5-10 रुपये का आप इसमें कुछ ये पेस्ट ये क्या किया हुआ है? ये हमने इसमें ग्रीस लगा रखी है। अच्छा। जो आगे कीट इस पे आएंगे, चिपक जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। खारा पानी और बंजर होती जमीन को सुधारने के लिए उन्होंने आधुनिकता और परंपरा का मेल किया। ये देखिए आप, ये है मेरे मित्र। ये किसी बिना पगार के, बिना किसी खर्चे के ये रात दिन काम करते रहते हैं। ये सबसे बड़े मित्र हैं किसानों के। ये केचुए हैं? ये केचुए, ये आइसोनेफोटेड वैरायटी है एक। तो ये केचुए क्या होते हैं, ये गोबर को खाते हैं। तो ये रात दिन काम करते हैं हमारे लिए फोकट में। तो ये मतलब ये सब मिलकर ये खाद बना रहे हैं? ये खाद बना रहे हैं। ये हमारे गाय का गोबर है, देसी गाय है हमारे पास में, तो उसका गोबर है, ये उससे तैयार कर रहे हैं हम ये। और साथ में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, देखो ये मेरे पास में एक और खजाना है यहाँ पे, ये मैंने तैयार किया है। इसके अंदर मैंने कीटनाशक तैयार किया है। आप देख सकते हो, गंध है इसकी। इसमें छाछ है, नीम के पत्ते हैं, धतूरा है, आंकड़ा है और गौमूत्र है। इसको हमने इसमें सड़ने लिए छोड़ दिया है। बाद में जब भी कोई समस्या आएगी फसलों के अंदर
तो हम इसका यूज़ करके उनको बिना किसी कीटनाशक के ही हम उसका इलाज कर देंगे। अरविंद जी, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये वर्मीवाश होता है। ये वर्मीवाश है जो केचुए के जो पसीना होता है उससे तैयार होता है ये। तो अरविंद जी, ये 1 लीटर मार्केट में आज 500 रुपये बिकता है ये चीज़। तो ये कैसे बनता है? फसल ये केचुए के जो पसीना आता है उससे तैयार होता है ये। तो ये तो काफ़ी कम मात्रा में निकलता है। बहुत कम मात्रा में निकलता है और इसलिए इसकी रेट ज़्यादा है। और जो भी फार्मर इसको लेना चाहता है वो हमसे ले भी सकते हैं। और इसका यूज मोस्टली फसल की वृद्धि के लिए किया जाता है। इसका स्प्रे किया जाता है इसमें टंकी में डाल के, तो इससे उसकी उत्पादन क्षमता बहुत बढ़ती है। ये एक तरह से खाद है। इसके अंदर हमने देसी गाय का गोबर, गौमूत्र और गुड़ और बेसन से तैयार किया गया है। ये ज़मीन को बहुत ज़्यादा उर्वरक बनाता है। इस देने से खेत में डीएपी और यूरिया की आवश्यकता नहीं है अरविंद जी, इसीलिए ये बहुत अच्छे एक तरह से खाद है। बाबूलाल जी, अक्सर लोगों का ये सवाल रहता है कि जो देसी खाद है यानी जो जैविक खाद है और जो एक रसायन खाद है, उन दोनों में अगर उत्पादन का अगर देखें तो देसी खाद में उत्पादन काफ़ी कम होता है। ये अक्सर लोगों की मानसिकता है। अरविंद जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। शुरुआत में ये दिक्कत आती है, 1-2 साल इसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, लेकिन अगर किसान चाहे तो उसको पूर्ति को भी कर सकता है। आज विज्ञान ने बहुत अच्छे जैविक आविष्कार भी किए हैं। उसको आपको भी शुरू में काफ़ी समस्या है? हाँ, शुरुआत में उत्पादन बहुत कम हुआ है, लेकिन धीरे धीरे मैंने सीखा है, रिसर्च किया है मैं, तो बाद में मेरे पता चला है कि इससे आप कर सकते हो। तो अगर आप सही ढंग से करना चाहोगे तो इसकी समस्या नहीं आएगी अरविंद जी, बिल्कुल। तो एक समय बाद यानी रसायन और अगर हम इसकी जैविक खेती की बात करें तो दोनों मतलब समान उत्पादन हो सकता है? 19-20 होगा, 19-20 आराम से हो जाएगा। लेकिन जब जैविक खेती होती है तो उसका शायद दाम भी आपको दाम ज़्यादा मिलता है। मार्केट से लगभग 2 से 3 गुना उसका दाम ज़्यादा मिलता है। बाबूलाल जी, ये जो आपने उगाया हुआ है ये क्या चीज़ है? अरविंद जी, ये अश्वगंधा है। अच्छा, अश्वगंधा यहाँ पे? हाँ, अश्वगंधा मैंने लगाया है, ये पहली बार लगाया है मैंने और ट्रायल के रूप में लगाया है मैंने, जो कि बहुत अच्छा है। उम्मीद से बढ़िया है मेरा हुआ है। न तो इसमें किसी प्रकार के रोग देखा मैंने, न कोई कीट देखा। खाद तो अपना देसी खाद है सही, उससे मैंने किया है। आप इसमें देख सकते हो इसकी जो जड़ है वो बनना शुरू हो गई है, ये देखिए आप। अच्छा अरविंद जी, ये बहुत कीमती जड़ होती है और इसका पौधा है पूरा। ये तो छोटी मूली लग रही है मुझे। मूली जैसे लगती है। अभी ये और बड़ी होगी अरविंद जी, बहुत बड़ी होगी। और ये लगभग 6 महीने की फसल होती है। अच्छा, इसको साल में 2 बार बो सकते हैं। अगस्त में लगा सकते हैं इसको और अक्टूबर में लगा सकते हैं इसको। तो ये मतलब इससे फ़ायदा क्या है? कितना ये तो अच्छे खासे दाम मिलते होंगे? हाँ, अच्छे खासे दाम मिलते हैं इसके। ये लगभग बीघे में 3 क्विंटल से 5 क्विंटल तक आराम से हो जाती है। और इसका मार्केट रेट 30,000 प्लस ये मार्केट में बिकता है, वो भी जड़ मात्र। इसके अलावा इसके बीज है वो अलग रेट बिकता है और इसका जो भूसा है वो अलग रेट बिकता है। कुल मिला के ये पूरा पौधा मार्केट में बिकता है जी। आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा उपयोग है और किसान में तो बोलता हूँ हर किसान को ये बोना चाहिए। एक एक्स्ट्रा इनकम इससे आप कर सकते हो। तो इसके लिए कुछ मिट्टी का कुछ होना चाहिए क्या कि इस तरह की मिट्टी में ही उगता है? नहीं, ये तो सर एक जंगली पौधा है। अच्छा, ये कहीं भी उगाया जंगली पौधा है, ये आराम से अपने खेतों में होता है। किसान इसको जानते भी हुए हैं लेकिन पता नहीं बिल्कुल। इसकी जो परंपरागत जो खेती वो कहाँ होती है, ये कहाँ उगाया जाता है? ये मैक्सिमम तो अपने देश में, ये अपने नीमच मंडी के आसपास एमपी वगैरह में एमपी साइड ही उगाया जाता है। वहाँ होता है। मैंने वहाँ जाके इनको देखा है, पहले उनसे किसानों से बात की थी, उनसे सीखा था। ये फर्स्ट टाइम आपने किया है और इसका रिजल्ट आपको सही बहुत मिला? अच्छा लगा। इसमें कुछ खर्चा ही नहीं है अरविंद जी, इसमें कुछ खर्चा ही नहीं है इसके अंदर जी। ये जो फूलों की खेती है ये कौन से फूल हैं? अरविंद जी, ये बिजली के फूल इसको बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा बढ़ती है इसलिए इसे बिजली के फूल बोलते हैं। अच्छा, बिजली के फूल कहा जाता है? हाँ, इसलिए इसको कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा ये ग्रोथ करती है। और मार्केट में आज इसकी रेट लगभग 50-60 रुपये मिलता है। अभी आपको पता होगा शादियों का सीजन चल रहा है तो इनकी काफ़ी डिमांड मार्केट में रहती है। अच्छा, तो मैं तो किसान भाइयों से बोलना चाहूँगा, किसान भाई जो शहर के आसपास ज़मीन है, छोटा रकबा है, तो उसमें आप फूलों की खेती करके बहुत अच्छा मुनाफा आप ले सकते हो। ये जो पौधा है ये किस चीज़ का पौधा है? अरविंद जी, मोगरा है। मोगरा? हाँ, ये हमारे टोंक की शान है। अच्छा, ये मोगरा का उत्पादन बहुत अच्छा होता है और यहाँ से अपने एमपी में उज्जैन, इंदौर में यहाँ का मोगरा जाता है। ओके, जो मंदिरों में यहाँ का सारा दिन
मजदूर से तो कलेक्ट करते हैं। ये इसकी पैदावार कब होती है? अभी तो इस पे फूल नहीं है। हाँ, अब ये फूल आने वाला है, जो ही तापमान बढ़ेगा, अच्छा, गर्मी स्टार्ट होगी, मार्च के बाद में ये फूल देना शुरू कर देता क्योंकि है। मोगरे की जो खुशबू है वो बहुत ही शानदार होती है जी। और ये लगभग 3 से 4 महीने, जब तक बारिश नहीं आती तब तक ये अपना उत्पादन देता है। अच्छा, बारिश तक ही इसका बारिश तक, उत्पादन हाँ, होगा। लगभग 3-4 महीने ये अपना उत्पादन देता रहता है। और ये मार्केट में इसकी अच्छी खासी अच्छी है, लगभग 300 रुपए किलो तो कम से कम भाव इसका रहता है। रहता है। और ये एक बार लगाने पर लगभग ये 10 साल तक ये आराम से चल जाता है। तो आपके पास बाबूलाल जी, आपके पास तकरीबन कितने बीघा यहाँ पर जमीन है? और जी मैंने मेरे देखा पास है क्योंकि आपने काफी कुछ उगाया हुआ है, जैसे फूल भी हैं और आपने इधर ये सौंफ उगा रखी है, हाँ, सौंफ है। और उधर आपने अश्वगंधा उगा रखा हम्म। है। तो इस तरह आप मतलब एक छोटे से एरिया में काफी कुछ उगा रखा है आपने। कितने बीघा आपके पास यहाँ पर आपके पास जमीन है? अरविंद जी मेरे पास मात्र 2 बीघा जमीन है। अच्छा, सिर्फ 2 बीघा 2 बीघा जमीन है, लेकिन मेरे जो जमीन कम है लेकिन मेरे इरादे बड़े हैं। जी, ये तो दिखाई दे रहा है। हाँ, क्योंकि मेरे पास तो कम है लेकिन और किसान के पास बहुत ज्यादा है, तो सही मैं है। उनको मोटिवेट करता हूँ, उनको सिखाता हूँ, तो एक तरह से वो भी मेरी ही है। जी, बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो आपका मेन मकसद आपका पैसा कमाना नहीं है, लेकिन हाँ। आपका मकसद है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकूं। उनको जैविक खेती सिखा सकूं, यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा लक्ष्य है जो मैं पूरा कर रहा हूँ। अरविंद जी मैं बताऊँ आपको, मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ जिसे जी। RCT बोलते हैं। वहाँ से मैं किसानों को लगभग अब तक 1000 किसानों को मैं जैविक खेती की ट्रेनिंग दे चुका, वो लगातार देता रहा हूँ। ये देखिए, ये मधुमक्खियाँ इन पर बैठ रही हाँ, हैं। तो मधुमक्खी ये अपने मित्र हैं। अच्छा, अरविंद जी बहुत बड़ा मित्र हैं। अगर पृथ्वी पे कहा जाता है कि अगर ये 4 साल मधुमक्खी को मार दिया जाए, नष्ट हो जाए ना, जी। तो इंसान भी नहीं जी पाएगा अच्छा। इतना। क्योंकि मेरे जो भी कुएं का पानी है वो एक तरह से बेकार है, आप पानी को पी नहीं सकते। अच्छा, सबसे बड़ी मतलब खारा पानी आपके खारा यहाँ। पानी जी। विडम्बना मेरे साथ यही है, वरना मैं पोलिया हाउस का भी प्लान कर रहा हूँ, अच्छा, लेकिन मैं फेल हो रहा हूँ उस बार उस पे। क्योंकि पानी की रिपोर्ट आती है मेरी, वो बेकार आती है, और गवर्नमेंट के अंदर वो रिपोर्ट सही होना जरूरी है। हालांकि अब कुछ उम्मीद जगी है, टोंक के पास एक बांध बन रहा है, इसरदा बांध, उसकी भराव क्षमता यहाँ तक आने की उम्मीद है, तो उससे एक मुझे आशा किरण दिखाई दे रही है। देखो अरविंद जी, एक एक्स्ट्रा इनकम होती है जी। जैसे मेड़ है, मेड़ का कुछ यूज नहीं होता, काम नहीं आ रही मेरे, और एक्स्ट्रा इसमें खरपतवार उगते हैं, इसलिए मैंने ये पेड़ यहाँ लगाया है, दीवार के पास में मेड़ पे लगाया है। ये कटहल लगाने के लगभग 3 से 5 साल बाद में फल देना स्टार्ट कर देता है, और एक पेड़ के लगभग 50 से 100 फल इसमें देता है। एक फल का वजन है जो लगभग 12 किलो से अराउंड होता है जी। और इसके मार्केट में रेट 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो बिकता है। तो यानी एक पेड़ की औसतन आय कितनी, लगभग एक पेड़ का कितना औसत आय हो जाती है? ये एक पेड़ देखो, कभी कभी मौसम का भी मार होती है कभी, लेकिन एक पेड़ आराम से लगभग 2 से 3 हजार रुपए का एक पेड़ दे देता है। शुरुआत में 1 साल को उसकी केयर की आवश्यकता होती है, उसके बाद इसकी कोई केयर की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, ये जो आपने उगा रखी है ये नेपियर घास है। अच्छा, नेपियर घास है, ये एक बार लगाते हैं तो लगभग 3 साल तक ये चलती है, और यानी अरविंद एक बार लगा दो 3 साल तक चलेगी। ये चारे की तरह, मतलब चारे की बहुवर्षीय चारा है, एक बार लगाने के बाद 3 साल तक लगातार इसके आप कटिंग कर सकते हैं। और इसकी एक अच्छी और खासियत है, जहाँ पर गर्मियों में और चारे सूख जाते हैं, हरे चारे खत्म हो जाते हैं, जितनी ज्यादा गर्मी होगी ये ज्यादा उतने अपनी बढ़वाड़ लेगी। और इसमें पानी की जरूरत नहीं है? पानी की जरूरत तो है, लेकिन और की अपेक्षा कम है। गर्मी ये फुल सहन कर लेती है, और इसको अच्छे से, मतलब गाय भैंस आराम से इसको खिला सकते हैं, अपनी हरे चारे की पूर्ति आप इससे कर सकते हैं। बाबूलाल ने साबित किया कि सरकारी योजनाओं का सही इस्तेमाल कैसे एक साधारण किसान को एग्रीप्रेन्योर बना सकता है। बाबूलाल जी, मुझे ये बताइए कि आपने जो ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगा रखी है, तो इसके लिए क्या आपने कोई सरकारी मदद ली है? हाँ साहब, मैंने खुद का किया था जी। एक यूनिट मैंने खुद से लिए, फिर बाद में गवर्नमेंट की स्कीम का पता चला मुझे, तो बाद में मैंने गवर्नमेंट से सब्सिडी भी लिए। इसके साथ मैंने सौर ऊर्जा का भी मैंने सब्सिडी का फायदा गवर्नमेंट से उठाया है। यानी सरकारी योजनाओं का भी आप प्रॉपर लाभ ले रहे हैं। ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि बाबूलाल जी खुद पढ़े लिखे हैं, और एक आपने शायद एग्रीकल्चर से पढ़ाई की है। एग्रीकल्चर मैंने पढ़ाई की है, मैंने एग्री बिजनेस का डिप्लोमा किया है, और मैंने हॉर्टिकल्चर मैनेजमेंट का भी डिप्लोमा कर रहा है। बाबूलाल की पहल अब उनके खेत की मेड़ तक सीमित नहीं रही। टोंक से शुरू हुआ उनका प्रयास आज राजस्थान के कई जिलों तक फैल चुका है। अब तक वे 1000 से अधिक किसानों को जहर मुक्त खेती का सफल प्रशिक्षण दे चुके हैं। ये संख्या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि बदलाव की एक मजबूत श्रृंखला है। इन किसानों के माध्यम से हजारों एकड़ जमीन धीरे धीरे रासायनिक खेती से मुक्त हो रही है।
बाबूलाल अब केवल एक किसान नहीं रहे, बल्कि अनेक किसानों के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। बाबूलाल जी, ये बताइए कि अगर आज भी कोई किसान रासायनिक खेती कर रहा है और वो बदलाव से डर रहा है, तो उसे आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सबसे पहले अरविंद जी, मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो भी किसान ऐसा करना चाहता है तो वो सबसे पहले कृषि विभाग से ट्रेनिंग ले या हमसे ट्रेनिंग ले, उसके बाद उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये हमारी गारंटी है। यानी आप ट्रेनिंग भी देते हैं? हाँ तो वो ट्रेनिंग निःशुल्क होती है? हाँ, बिल्कुल 100% निःशुल्क होती है। बस हमें चाहिए किसान कम से कम 2 से 3 घंटा उनको देना होता है, और एक जगह कम से कम 20 से 25 किसान हो तो हमारी सुविधाएँ हो जाती है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे राजस्थान में कहीं भी कोई 20-25 किसान मिलकर आपको बुलाते हैं तो आप उन्हें फ्री में ट्रेनिंग देने जाते हैं। अच्छा, और उसके बाद उनको कोई दिक्कत आती है तो उनसे आप कंसल्ट रूबरू होते हैं? हाँ, उनसे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर उनको देते हैं। कोई समस्या आती है तो उनको समाधान करते हैं फ़ोन से, और बाकी कोई दिक्कत आती है तो हम वहाँ जाकर भी उनको निराकरण करते हैं। मैं अर्जुन दत्त शर्मा, टोंक जिला सड़ा गाँव का रहने वाला हूँ। मैंने जयपुर में प्लॉट ले रखा है और मेरे घर के सामने खाली प्लॉट ले रखा है जिसमें साग सब्जियां मैं उगाता था, परंतु किसी कारणवश सब्जियां उगती थी लेकिन जड़ जाती थी, पनपती नहीं थी। तो मैं बहुत बड़ा परेशान हुआ, लेकिन किसी ने मेरे को बताया टोंक में बाबूलाल जी हमारे क्षेत्र में टोंक ज़िले में, तो उनसे संपर्क करो। हमने उनसे संपर्क किया तो हमने समस्या बताई। हमने प्लॉट में सब्जियां उगाते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं, लेकिन लगते नहीं, पता नहीं क्या कारण है, सब मतलब मिट्टी ख़राब है, क्या है क्या नहीं है। उन्होंने यहाँ पे आए बाबूलाल जी सेने, और मेरे को उन्होंने उपाय बताया, भाई आप इस प्रकार से जैविक खाद इसमें डालो और इस प्रकार से पेड़ पौधे या सब्जियां का उत्पादन करो तो आपके अवश्य मतलब आपको कामयाबी मिलेगी। मैंने उनके कहने से ये काम किया, तो आज मेरे प्लॉट के अंदर पालक, गाजर, बैंगन, टमाटर सब मैंने लगा रखे हैं, पेड़ पौधे, चीकू का पेड़, ये सब लगा रखे हैं, जो मेरे को कामयाबी मिली। उसके लिए मेरे बाबूलाल जी ने मेरे से कोई मेहनताना या कोई हर्जाना कुछ भी नहीं लिया, और बहुत अच्छे हैं बाबूलाल जी, जिन्होंने सलाह दिया है हमारे को। एक आंसू से शुरू हुआ ये सफर आज मुस्कान में बदल चुका है। पत्नी को खोने के बाद जिंदगी में जो अंधेरा आया था, उसे अब उनके परिवार और बच्चों की हंसी ने दूर कर दिया है। बाबूलाल की आज दूसरी शादी हो चुकी है और वो अपने बच्चों के साथ एक खुशहाल और सफल जीवन बिता रहे हैं। बाबूलाल सैनी ने साबित कर दिया है कि अगर किसान ठान ले तो धरती फिर से सोना उगल सकती है, बिना किसी जहर के। गाँव में आजकल बेरोजगारी बहुत है। युवा क्या करते हैं, अपने छोटे स्वार्थ के लिए मेहनत नहीं करना चाहते और गाँव से शहरों के अंदर जा के 15,000 20,000 में नौकरी करते हैं। वहाँ पर 24 घंटे की 12-16 घंटे की नौकरी करते हैं। उससे बढ़िया है अपनी खेती करो। खेती में अगर आप सिस्टम से करोगे, किसी ट्रेनिंग से के माध्यम से करोगे तो बहुत ज़्यादा उत्पादन है। आज आप देख रहे होंगे टीवी में, चैनलों में बड़े बड़े नौकरी छोड़कर लोग खेती में आ रहे हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा भविष्य है। तो मैं तो युवा आज से बोलना चाहूँगा कि आप इस तरह से एक खेती करें और अपना जीवन अच्छा से गुजारें। बाबूलाल जी, मैं आपसे आखिर में ये कहना चाहूँगा कि आपने ये साबित किया है कि खेती सिर्फ उत्पादन नहीं है, एक जिम्मेदारी भी है। और मैं आपको फिर से एक बार बधाई देना चाहूँगा कि आपको ये सम्मान दिया गया है। उसके लिए आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। फर्स्ट इंडिया टीम को और सीईओ पवन जी अरोड़ा का और निदेशक वीसी सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे अन्नदाता गौरव सम्मान से नवाजा। धन्यवाद। अन्नदाता गौरव सम्मान उन हाथों को सलाम करता है जो देश को भोजन ही नहीं, एक स्वस्थ भविष्य भी दे रहे हैं। हमारे डायरेक्टर वीसी सर की भावना को ध्यान में रखते हुए एक अन्नदाता पुरस्कार शुरू किया। उस अन्नदाता पुरस्कार का भी ये लॉन्चिंग आज हम यहाँ कर रहे हैं। ऐसे किसान जिन्होंने उन्नत कृषि तकनीकों का उपयोग किया, उन्नत बीज डेवलप किए, प्रति हेक्टेयर अधिकतम यील्ड लाने के प्रयास किए, ऑर्गेनिक खेती में उल्लेखनीय योगदान दिया, पशुपालन में और दूसरे चीज़ों में और उल्लेखनीय योगदान दिया, उनके लिए ये पुरस्कार होगा, ये भी प्रतिमा होगा। बाबूलाल सैनी की कहानी हमें सिखाती है
कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। आज हम अगर सेहत बोएंगे तो कल हमारा समाज भी खुशहाल होगा, सेहतमंद होगा। अन्नदाता गौरव सम्मान ऐसे ही संकल्पों को नमन करता है।